बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? यह हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए अपना चैप्टर खोलते हैं। बच्चों, अब हम अपना जो आज हमारा टॉपिक है उस पर आगे चलने से उस पर आने से पहले एक चीज हम बात करते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए हम लोगों ने जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था तो हम लोगों ने कहा था कि जो हम मार्केट से चीजें लाते हैं हम कहते हैं ये शुद्ध है, लेकिन एक्चुअली क्या है ये हम शुद्ध का अगर हम साइंटिफिक वे में देखें, शुद्ध का एक अलग मीनिंग है कि उसमें सेम जो उसके कंपोनेंट्स है वो सेम रहे। लेकिन मैं अभी उन बातों को रोक कर आपके आज के करंट टॉपिक पर आ रही हूँ। तो जो हम लोगों ने बात कर रहे हैं वो इस समय हम देख रहे हैं कि जो हम चीज एक कहते हैं कि ये शुद्ध है, एक्चुअली वो मिश्रण होता है, वो कई चीजों का मिश्रण होता है। हमने देखा कि कैसे अगर हम घी की बात कर रहे हैं, हम और चीजों की, हम वायु की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं शुद्ध वायु है, लेकिन वो शुद्ध वायु में क्या है, बहुत सारी गैसेस मिक्स है। तो कुछ पदार्थ और मिश्रण में अंतर को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें उनके भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बीच में जो अंतर है, तो उनके जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको एक समझना पड़ेगा। तो जैसा देखिए हम लोगों ने पहले के चैप्टर में एक भौतिक गुणों के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने बात करी थी कि कोई जो हमारा पदार्थ है, जो हमारे सामने वस्तु है, वो उसका रंग कैसा है, वो कितनी कठोर है, वो कितने उसमें फ्लो है या नहीं, बहाव है या नहीं, घनत्व कैसा है। हमने उसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करी थी, हमने उसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करी थी, हमने ये सारी जो बातें करी थी ये हमारे उसके भौतिक गुणों के बारे में बताते हैं। और हमने अवस्थाओं के परिवर्तन का भी देखा था कि जैसे जो जल है वो द्रव रूप में है, वो ठोस रूप में भी हो सकता है कि जब वो बर्फ में चेंज हो गया, वो वाष्प रूप में भी एक हो सकता है जब वो जल को हम गर्म कर रहे हैं, वो वाष्प या गैस रूप में वो परिवर्तित हो रहा है। तो अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एवं भौतिक परिवर्तन वो जो है वो एक भौतिक परिवर्तन है कि हम ये जो हमारा क्या है, क्या जो अवस्था में चेंज हो रहा है, जो जल है जो द्रव से एक ठोस में हो रहा है, जल से वो गैस रूप में हो रहा है, तो ये क्या हुआ, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। अगर हम उसका एक रासायनिक देखें तो जल के गुण वही रहेंगे, है ना। उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है कि वो कोई और चीज बन गई है, क्योंकि हम जैसे जल को अगर हम कहें तो उसका केमिकल फॉर्मूला हमारा H2O है, तो स्टीम भी अगर हम कहेंगे वो भी H2O आएगा, अगर हम आइस का लेंगे वो भी H2O होगा। तो ये इसमें कोई केमिकल या कहीं एक रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये जल का बर्फ या वाष्प में चेंज होना, ये सिर्फ एक भौतिक परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो है, तो यहाँ पे जैसा आपको देखिए यही पॉइंट समझा रखा है कि अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एवं भौतिक परिवर्तन एक एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं। तो पदार्थों के संगठन मीन्स वो जिनसे मिलकर बने हैं जो है, जैसे हम जल की बात कर रहे हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से मिलकर बना है। तो अगर हम उसका ठोस रूप बर्फ देखें उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही का हमें सब वो अगर देखें केमिकल कंपोजिशन मिलता है। और उनके इसलिए हम कहते हैं कि उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे यही बात वो समझा रहे हैं कि ये जो है हमें एक फिजिकल चेंज हो रहा है। ऐसी अगर हम आगे बात करें तो जल तथा खाना पकाने वाला अगर हम तेल लें तो ये क्या है, दोनों द्रव रूप है, लेकिन अगर हम इनके रासायनिक गुणधर्म को देखें तो वो क्या होंगे, वो भिन्न भिन्न होंगे, है या नहीं है। कि जैसा हम जानते हैं कि जो तेल है वो हवा में जलता है, लेकिन हम जो दूसरा द्रव जो जल का कर रहे हैं वो आग को बुझाने के काम में आता है।
तो क्या हुआ, रासायनिक एक डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है कि एक चीज जल सकती है लेकिन दूसरी चीज क्या होता है, वो आग को बुझाने के काम में आती है। तो यहाँ पे हम अगर, जबकि दोनों, अगर हम फिजिकल स्टेट देखें उनकी, दोनों द्रव रूप में, तेल भी द्रव में है और हमारा जो जल है वो भी द्रव रूप में है। तो रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो भौतिक परिवर्तन हमने जल का देखा, वो वाष्प में बदल रहा है, बर्फ में बदल रहा है। लेकिन अगर हम उसका जैसे द्रव और तेल का कर रहे हैं, तो हम उनके रासायनिक गुणधर्मों के एक डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर किसी में कभी कोई, जब हम कुछ ऐसा रिएक्शन करते हैं या वो किसी और के साथ आपस में मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाता है, वो होता है कि उसमें एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और रासायनिक परिवर्तन जब होता है, उस प्रोसेस में हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। हमें यानी डिफरेंट स्टेट मिल रही है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस मिल रहा है, नहीं, हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है, तो वो आ जाता है रासायनिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन हो रहा है कि जो ठोस मोम है वो लिक्विड में पिघलता हुआ मोम होता चला जा रहा है, और रासायनिक परिवर्तन यह हो रहा है कि वो जो मोम है वो गैस वाष्प रूप में एक हवा में उड़ता चला जा रहा है। तो उसका वो हमें वो एक रासायनिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो ये हम देखते हैं। तो ये हमारा जो इस समय जो था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, उसको बताया। मेन थिंग है, हम अगर कोई हमें नया प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम कहेंगे वो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अब हम लोग आते हैं शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में हम वर्गीकृत करते हैं कि उनका रासायनिक संगठन कैसा है। तो उसमें हम मेन आता है तत्व या यौगिक। तत्व हो गए हमारे एलिमेंट्स और यौगिक हो गए हमारे कंपाउंड्स। और यौगिक क्या होते हैं, वो तत्व जब आपस का ही तत्व आपस में मिलते हैं तब यौगिक बनते हैं। तो हम आज जो बात कर रहे हैं तत्व की बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन मेरा जो होगा उसमें हम यौगिक के बारे में बात करेंगे। तो ये रॉबर्ट बॉयल ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सबसे पहले ये तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तो ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये आप नोट कर लीजिए, रॉबर्ट बॉयल। और ये जो एक और हमारे हुए रसायनज्ञ, वो है एंटोनी लॉरेन लवाइस जी। इन्होंने सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग किया था। कि उन्होंने, होता है कि पहले तो हमें कुछ एक चीज हमने फाइंड आउट करी, अब उसको अगर हमें समझाना है कि ये क्या है, उसको एक हमें जैसे, क्योंकि हर चीज की परिभाषा से ही हम समझ पाते हैं ये एक्चुअली में चीज क्या है। तो ये एंटोनी ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा हमें बताई थी। अब जब परिभाषा की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले तत्व की परिभाषा देखते हैं कि तत्व, यहाँ पे मार्क कर लीजिए, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसको हम और नहीं तोड़ सकते। ठीक है, ये हो गए तत्व। और अगर हम तत्वों को हम एक डिफरेंशिएट कर सकते हैं धातु, अधातु और उपधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, और जो धातुएं होती हैं उनका हम ये इनके अगर कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो चमकीली होती हैं, और ये चांदी जैसे सफेद या सोने की तरह पीले रंग की, उनका ये कोई कलर भी होता है। और ये क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर है और जो आपका इलेक्ट्रिक है सिटी है उसके वो सुचालक होते हैं। मीन्स वो दे आर गुड कंडक्टर्स, अपने अंदर से हीट भी ट्रांसफर करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये तन्य होते हैं, मीन्स इनको हम तार के रूप में खींच सकते हैं।
ये आघात वर्धय होते हैं। इसका अर्थ है कि हम इनको, जब हम इनके ऊपर फोर्स डालते हैं तो हम इनको पतली शीट्स में चेंज कर सकते हैं। ये सारी धातुओं की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं। और ये सोनोरस होती है, प्रतिध्वनि पूर्ण होती है। मीन्स जब हम उन पर, उनको अगर हम नॉक करें अपने इवन हाथ से या किसी चीज से, तो हमें एक आवाज सुनाई देती है। तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सोनोरस। तो और यहाँ पे ये जो है, ये आपके सारे लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, ये सारे धातु के उदाहरण। और एक हमें एक्सेप्शनल केसेस में मिलते हैं। पारा को हम धातु में रखते हैं, लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो हमें एक द्रव रूप में मिलता है। जनरली क्या होता है, धातु हमें ठोस रूप में मिलते हैं, लेकिन पारा हमें द्रव रूप में मिलता है। अधातुओं का अगर हम बात करें तो ये विभिन्न रंगों की होती है। और लेकिन क्या है, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है। तो जैसा हमने देखा था, धातुएं ये सुचालक होती हैं, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो कुचालक होती हैं। और ना तो उनमें कोई चमक होती है, ना प्रतिध्वनि होती है, और ये अगाधवर्ध ये कुछ भी नहीं होते हैं। जो हमने तो ये देख रहे हैं, जो हमने धातुओं के गुण देखे, उससे अपोजिट हमें अधातुओं के गुण मिल रहे हैं। और आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारे अधातुओं के एग्जाम्पल हैं। अब इन दोनों के बीच में कुछ होते हैं जो थोड़े से मेटल वाले कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, थोड़े आपके नॉन मेटल वाले। मींस कुछ धातु वाले कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं, कुछ अधातु वाले दिखाते हैं, उनको हम कहते हैं उपधातु। और उनके उपधातुओं के आपके एग्जाम्पल आ गए बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। तो ये जितना मैं मार्क कर रही हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी अपने बुक में मार्क कर लीजिए, क्योंकि आपसे प्रश्नों में पूछा जा सकता है धातुओं के उदाहरण, या अधातुओं के, या उपधातुओं के, या आपको जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं तो एक कोई नाम देखकर आपसे पूछ सकते हैं धातु है, उपधातु है, या आपका अधातु है, क्या है। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। कोई इतना डिफरेंस कठिन नहीं है। और ये जो थोड़ा सा ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से जो 92 तत्व हैं प्राकृतिक हैं, जबकि शेष मानव निर्मित है। तो कुछ मानव ने भी अपनी तरफ से बनाए हैं। और जितने अधिकतर जो तत्व होते हैं वो ठोस हैं। 11 तत्व क्या हुए हैं जो कमरे के तापमान पर, मीन्स हमारे जो रूम टेम्परेचर पर, वो गैस रूप में हमें प्राप्त होते हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ब्रोमीन और जो पारा, जिसको हम मर्करी कहते हैं, तो ये क्या होता है, ये हमें द्रव रूप में मिलता है। और गैलियम तथा सीजियम तथा कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। तो अगर एक जो रूम टेम्परेचर से अगर थोड़ा सा और अगर उनका टेम्परेचर मिले तो ये भी द्रव अवस्था ले लेते हैं। तो ये कुछ हमारी जानकारियां हैं। और इनके डिटेल्स आप जब और सीनियर क्लासेस में जाएंगे, 10th में, 12th में, तो इनके बारे में और आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बच्चों अभी नेक्स्ट सेशन में मैं यौगिक लूंगी, लेकिन आज का सेशन एंड करने से पहले थोड़े नोट्स देख लेते हैं। सो पदार्थों की जब बात करते हैं, पदार्थों को रासायनिक संगठन के आधार पर हम 2 वर्गों में उनको वर्गीकृत करते हैं, तत्वों और यौगिकों में। तत्व क्या हुए, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो जैसे अभी हमने तत्व में हमने देखा कि हम जैसे हमने अभी मेटल्स के बारे में बात करी है, नॉन मेटल्स के बारे में बात करी है, हाइड्रोजन का है या हम गोल्ड का लें, तो ये सब क्या है, इनको और किसी उसमें हम नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम अभी जब यौगिक की बात करेंगे तब देखेंगे कि हम उनको वो तत्वों से मिलकर बनते हैं, लेकिन तत्व को हम किसी कैटेगरी में उनको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तत्वों को धातु, अधातु और तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये आप देख लीजिए, हमने जैसे अगर हम किसी गैस की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, तो ये नहीं है कि हम ऑक्सीजन को ब्रेक करके किसी और
तत्व में तोड़ सकते हैं, नहीं, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसी अगर हमने जितने हमने धातुओं की बात करी थी, तो हम एल्यूमिनियम की बात करी, गोल्ड की बात करी, तो हम इसको और फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे, इसलिए हम इनको तत्व कहते हैं। और याद रखिए, तत्व को हम फिर हम उसको 3 कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु में। तो बच्चों, आज हम लोगों ने तत्व के बारे में पढ़ लिया है और हमें ये समझ में आ रहा है कि कैसे हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने इस सेशन में ये भी समझा कि धातु अधातु में क्या एक डिफरेंस है। उपधातु के हमने उदाहरण देखे, उनके बारे में अभी हमने और ज्यादा डिटेल में नहीं देखा, वो हमारे सीनियर क्लासेस में होगा। लेकिन आप ये जरूर याद रखें, धातु और अधातु में क्या है फर्क है, कौन से आपके सुचालक होते हैं, कौन से कुचालक होते हैं, किनको हम शीट्स में बदल सकते हैं, किनको नहीं बदल सकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिए। अगले सेशन में यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।